बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि FIA के साबिक डायरेक्टर जनरल बशीर मेमन साहब ने शहजाद अकबर की जानिब से जो चैलेंज किया गया उसको कबूल कर लिया है और उन्होंने मुझसे बात करते हुए, गौहर भट्ट से बात करते हुए कहा है कि मैं समझता हूँ कि जिस कोर्ट ऑफ लॉ में भी वो मुझे लेके जाना चाहते हैं मैं वहाँ पर जाकर उनको फेस करूँगा। और बल्कि उन्होंने मुतालबा किया है कि इसकी जो है बाकायदा एक इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं हर इंक्वायरी में ये साबित करूँगा कि जो मैंने बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये बात मेरी उनसे आज टेलीफोन पर हुई क्योंकि शहजाद अकबर साहब जो हैं इस वक्त वो बड़े अहम आदमी हैं हुकूमत के, और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था बशीर मेमन साहब की तरफ से कि उनकी मौजूदगी में बल्कि उनकी तरफ से ये दबाव डाला गया कि काजी फायज ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी की जाए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। और वो जो रेफरेंस बना था उस हवाले से एक तफसीली वीलॉग जो है वो मैं कल कर चुका हूँ, बल्कि इस हवाले से तफसीली बातचीत जो बशीर मेमन साहब हैं उन्होंने सबसे पहले तो शाहिद असलम एक जर्नलिस्ट हैं लाहौर के, उनसे की थी और उसके बाद फिर ज़ाहिर है सारा मीडिया उनको ले आया। बशीर मेमन साहब को उन्होंने सारी बातों पे स्टैंड किया है, लेकिन वो सारी बातें जो हैं उस पर ट्वीट किया उसके जवाब में शहजाद अकबर साहब ने, और शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल रबिश और झूठ बातें हैं जो कि बशीर मेमन साहब कर रहे हैं। ऐसी कोई मीटिंग जो है वो हमारी नहीं हुई और ये बिल्कुल गलत बात है। और उन्होंने कल ये कहा था कि जनाब मैं इन पर केस करूंगा, बाकायदा तौर पर इनको लीगल नोटिस भेजूंगा, मैंने अपने वकला से कह दिया है। और फिर उन्होंने आज लीगल नोटिस भिजवा दिया, जिसके जवाब में मैंने बशीर मेमन साहब का मौक़िफ़ जानने के लिए उन्हें कॉल किया था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा मैं हर कोर्ट ऑफ लॉ में उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं मुतालबा करता हूँ कि मुकम्मल इंक्वायरी की जाए, चूँकि वहाँ पर इंटरनेट का इशू है जहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बशीर मेमन साहब ने मुझे बताया कि वहाँ पर नेट का इशू है, इसलिए मैं उनको स्काइप पर नहीं ले सका क्योंकि मैं लाहौर में बैठा हूँ, वो सखर में कहीं जहाँ भी उनका गांव है वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए नहीं ले सका। कोशिश की करूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करें सानू गरीबानों भी टाइम दे दो, हम उनका स्काइप पे इंटरव्यू करने के काबिल हो सकें। मैं इस बारे में कोशिश ज़रूर करूँगा। बहरहाल जो उन्होंने बात की थी वो मैंने ईमानदारी के साथ आप तक पहुँचा दी है। अब मरीम नवाज़ साहबा जो हैं, बल्कि इससे पहले ये बात भी कहना ज़रूरी है क्योंकि फ़रोग नसीम साहब पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, उनके बयान में ये बात मौजूद थी कि फ़रोग नसीम साहब ने उनसे कहा कि यार आप जानते हैं आपने सारी ज़िंदगी कराची में गुजारी है, मैं आज तक कोई केस नहीं हारा और मैं ये केस भी नहीं हारूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, आप तैयारी करें, कोई केस बनाएं। तो बशीर मेमन साहब ने कहा कि नहीं यार खुदा का खौफ करें, जाके आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बात बताएं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सिटिंग जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम सिटिंग जजेस के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई फोरम है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है और वहीं पर आपको जाना चाहिए, मैं इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। तो उस पर फ़रोग नसीम साहब ने भी एक ट्वीट किया और उसके ज़रिए उन्होंने इस सारी बातों की तरदीद की थी। ताहम फ़रोग नसीम साहब की तरफ से अभी तक कोई लीगल नोटिस तो उन्हें नहीं भिजवाया गया, लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने नोटिस भिजवा दिया है, जिस पर ज़ाहिर है कि बशीर मेमन साहब का जवाब आगे कहते हैं मैं देख लूँगा, जो भी अदालत में लेके जाना चाहते हैं आप ले चलें, फिर देखा जाएगा वहाँ पर क्या होता है। तो ये बशीर मेमन साहब जो है ना वो बड़ी हॉट न्यूज़ बने हुए हैं और वैसे जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं वो वाकई बड़े सनसनीखेज़ हैं। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा कई बार हुआ है कि जो मुलाजमीन जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो अपनी यादाश्तें लिखते हैं या वो रिटायरमेंट के बाद कुछ इस किस्म के इंटरव्यूज़ देते हैं, जिसके बाद इस तरह से होता है कि फिर जो माजी है उसमें ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिनका सियासत से बराह रास्त ताल्लुक़ होता है और उनको किसी न किसी सतह पर कानूनी आइनी हवाले बनाया जाता है और फिर सियासत में उनके इंटरव्यूज़ को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बशीर मेमन साहब का मेरा नहीं ख्याल को सियासत से कोई इतना कोई दखल है, जिस तरह के वो मेरी जो थोड़ी सी बात हुई, ज़्यादा लंबी उनसे बात नहीं हुई, और जिस तरह से वो रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात कर रहे थे या जो उन्होंने शाहिद असलम साहब को इंटरव्यू दिया उसमें भी मुझे ऐसे ही लगा जैसे वो एक सीधे सीधे ब्यूरोक्रेट थे या पुलिस अफसर थे और जो उनसे सवाल हो रहे थे वो उनके सीधे से जवाब दे रहे थे। उनमें सियासतदानों वाली कोई ऐसी चलाकी या उनका कोई ऐसा लगा नहीं कि मुस्तकबिल छपाई सियासत आने की कोशिश करना चाहता है, इस तरह का मुझे कोई कम अज़ कम महसूस नहीं हुआ। लेकिन चूँकि इंसान है वो किसी वक्त कोई भी फैसला कर सकते हैं, हो सकता है कल को वो कोई सियासी जमात ज्वाइन कर लें, मुस्लिम लीग नवाज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक मैं मतलब अपने पास से बात कर रहा हूँ, मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दी कि ऐसा मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई मूड है इन एनी वेज। अब आते हैं मरीम नवाज़ साहबा की तरफ। मरीम
نواز صاحبہ جو ہیں وہ بڑی تپی ہوئی ہیں, بڑے غصے میں ہیں, اور انہوں نے گلہ ویسے یعنی اس خاتون کی مریم نواز صاحبہ کی بالکل درست ہیں, لیکن موقع محل جو ہے وہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہیں. آج بھی انہوں نے ایک جو صاحب ہیں ان کا نام لے کے کہا کہ جناب آپ ان کی بات چلا نہیں سکتے, آپ ان کا جواب ٹی وی کے اوپر نام چلا نہیں سکتے, لیکن چونکہ لائیو تھا تو وہ چل گیا. انہوں نے نام جو لیا وہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا تھا. انہوں نے کہا کہ جب میں ان کا نام لیتی ہوں تو ٹی وی کے اوپر بیپ 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 ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو میڈیا اس کا جواب دے. اچھا, مریم نواز صاحبہ اچھی طرح سے جانتی ہیں, ان کے خاندان کئی سالوں تک حکومت میں رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جو میڈیا کا جرنلسٹ ہے, یعنی جو رپورٹر ہے, جو نیوز اینکر ہے, جو پروگرام کرنے والا اینکر ہے, جو پروڈیوسر ہے, یہ جو میڈیا ورکرز ہیں یہ آزادی صحافت کے لیے لڑتے بھی ہیں, مار بھی کھاتے ہیں اور نوکریاں بھی گنواتے ہیں. لیکن پرابلم وہاں پر آ جاتا ہے جہاں پر سیٹھ کی کاروبار کو ڈز لگتی ہے, اور سیٹھ جو ہے نا وہ بڑا ظالم ہے, سیٹھ کلچر بڑا ظالم ہے. اور معذرت کے ساتھ اس سیٹھ کلچر کو فروغ دینے میں اور پروان چڑھانے میں باقی سب قوتوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, لیکن سیاسی جماعتوں میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز ہی کا ہے, کیونکہ وہ خود کو تاجر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں, اور پھر انہوں نے تاجروں کی اس طرح سیاست میں بھی تجارت کو فروغ دیا ہوا ہے. یہ بات جس کو بری لگے بے شک مجھ سے اس پہ کنٹیسٹ کر لے, میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. اور صحافت میں بھی تجارت جو ہے نا اس کو فروغ دیا گیا, اور صحافت کو باقاعدہ تجارت بنایا جا چکا ہے. اگر کوئی شخص بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ صحافت تجارت نہیں ہے تو وہ بھی اس پہ مجھ سے کنٹیسٹ کر لے, میں ثابت کر دوں گا کہ ہر سیٹھ تاجر ہے, ہر سیٹھ جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کی پوری قیمت وصول کرتا ہے, اپنے جعلی 2 نمبر کاروبار کو بچا کر ان میں اضافہ کر کے اشتہارات لے کر, اور پتہ نہیں کتنے ان کے طریقہ کار ہیں, لیکن بدنام جو ہے نا وہ سامنے بیٹھا سکرین تے صافی ہو رہا ہوندا ہے, انہوں بیچارے نوں لوکی جڑا برا بھلا کہہ رہے ہوندے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. بہرحال مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی وہ یہ ہے کہ جناب اس پر باقاعدہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جو بشیر میمن صاحب نے باتیں کی ہیں, کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں براہ راست پرائم منسٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج کے خلاف سازش کرے اور گھناؤنی سازش کرے, اور اس کو آپ مطلب نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے. تو مریم نواز نے کہا کہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کریں گے, نہ ہم اس کو اب چھوڑیں گے, ہم اس پر مکمل پیرا دیں گے اور اس کی لڑائی لڑیں گے. اور پھر انہوں نے کہا میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی لڑائی لڑتی رہی, میں ارشد ملک کی لڑائی لڑی, بشیر میمن کی گواہی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تینوں جو ہیں نا یہ اب تینوں گواہیاں آ گئی ہیں, سوری لڑائی نہیں لڑی, یہ تینوں گواہیاں سامنے آ گئی ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے کہا قاضی فائزہ کی لڑائی ہم نے لڑی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایک ایسا پوائنٹ بن گیا ہے جس پر حکومت کا سمجھ لیں کہ ایک ویک پوائنٹ ہے. حکومت کو ویسے چاہیے کہ وہ لیگل نوٹس نہ بھجوائے جیسے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے بھجوایا, تو وہ ایک باقاعدہ اگر حکومت سچی ہے اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سچے ہیں اور فروغ نسیم صاحب سچے ہیں تو پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں, وہاں پہ انکوائری ہو جائے, وہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں, تو لگ پتہ جائے کون سچا اور کون جھوٹا ہے. کیونکہ اس قسم کے مطالبات بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ کرتی رہی ہے جب وہ اپوزیشن میں تھی, تو اب اس قسم کا مطالبہ اگر مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں تو وہ کوئی اتنا ناجائز مطالبہ نہیں ہے. یہ واقعی چھوٹی بات نہیں ہے جس طریقے سے چیزوں کو وہ ان نوٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کوئی گل نہیں, گل ہو گئی ہوں کو اور گل کر لو, ان کو لائٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن لائٹ لینے والی گلاں ہی کوئی نہیں, اس کے اوپر ضرور وہ ہونا بھی چاہیے, ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے کہ حکومت کا جس طرح کا رسپانس ہے تو اس سے تو لگتا یہی ہے کہ جیسے دال میں کچھ کالا ہے. ویسے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ پوری دال ہی کالی ہے, لیکن چلیں میں مارجن دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. اور بشیر میمن صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے اسے لگتا ہے کہ بہتی نہیں ساری نہیں تو پھر کم از کم ادھی دال ضرور کالی ہے, اور ادھی دال جڑی ہے نا انہوں یہ خراب ہونے ٹائم لگے گا. تو یہ سارے معاملے کی انکوائری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور وہ انکوائری ہونی چاہیے. چونکہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پاکستان کی عدلیہ میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں.
बेनज़ीर भुट्टो साहबा को बाकायदा तौर पर सज़ा दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस मलक क़यूम साहब ने सज़ा दी थी। उस हवाले से एक रिकॉर्डिंग, टेलीफोन रिकॉर्डिंग सामने आई थी। वो रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है। और उस रिकॉर्डिंग में दो लोग जो हैं वो मलक क़यूम साहब से बात कर रहे हैं और स्पेसिफ़िकली बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी के केस से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि इतनी साल सज़ा देनी है और पूरी उनकी नहली करनी है, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं मलक क़यूम साहब को, मैं भाई नूं कहता सी तुहाडा फलाना काम वो वाला, वो एक किसी का नाम ले कह रहे हैं कि जो काम किया सी वो करता है। तो ये सारी बातें मौजूद हैं और उसमें फिर ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो थोड़ी सी वीक पोजीशन में आ ज़रूर जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो गलत करते रहे हैं तो इनको कोई जवाज़ मिल जाए। ये मौजूदा हुक्मरान है कि जनाब उन्होंने कीता सी ते असी भी करांगे। जो कल बात गलत थी वो आज भी बात गलत है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की मुतल्लिक वो जो जज थे जस्टिस मलक क़यूम साहब, उनके साथ राहो रस्म थी, बिल्कुल थी। उनके घर से, जस्टिस मलक क़यूम साहब के घर से अभी भी जो उनके भाई हैं, उनके जो भतीजे हैं और उनकी जो एक भाभी हैं वो अभी भी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से MNA हैं और ये उनके साथ उनका ताल्लुक़ बड़ा गहरा था। जस्टिस मलक क़यूम जो हैं उनके वालिद साहब थे जो वो भी लाहौर हाई कोर्ट में के जज रहे। अचानक मेरे ज़हन से नाम स्लिप हो गया उनका। तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के वालिद यानी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे, जो पाकिस्तान के आइन बनाने वाले वज़ीर आज़म थे, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसानों को, आम शहरियों को वोट का हक़ दिया, जिन्होंने आम शहरियों को की सेहत, तलीम समेत बहुत सारे राइट्स दिए आइन के अंदर, वो उन साहब को फांसी लगाने वाले जो जज थे, उनको फांसी की सज़ा देने वाले जज थे, जस्टिस मलक क़यूम के वालिद साहब जो हैं वो उस बेंच का हिस्सा थे और वो उनमें शामिल थे। अच्छा, अब जस्टिस मलक क़यूम साहब के साथ जो नून लीग के ख़ानदान के ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे ना माजी में थे ना आज हैं और वो ही बुनियाद बने उनके साथ ताल्लुकात की। फिर जिस तरह से जजेस भर्ती होते थे वो भी एक अजीबो गरीबी तरीक़ेकार था। पहले 18वीं तरमीम या उसके बाद जो तरमीम हुई उनमें फिर तरीक़ेकार को थोड़ा सा बेहतर किया गया। अभी भी बहुत सारे जो हैं वकला वो इस पर इतराज़ ज़रूर करते हैं, बट एनीवेज़ पहले से बेहतर तरीक़ेकार मौजूद है। मैं बात कर रहा था कि जो जजेस के साथ हुक्मरानों के राब्ते हैं वो कोई नई बात नहीं है, और इसी तरह जो हुक्मरानों की जजेस के ख़िलाफ़ साजिशें हैं वो भी कोई नई बात नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस था जो बनाया गया परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। शौकत अज़ीज़ साहब जो थे वो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के और उनकी तरफ से रेफरेंस भिजवाया गया और उस रेफरेंस की बुनियाद पर उनको खुडे लाइन लगा दिया गया। फिर वो एक मूवमेंट चली, वो एक रेफरेंस जो था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया और वहाँ से वो रेफरेंस जो है उसको ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि जनाब ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ऊपर ये दुरुस्त नहीं हैं। और उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो बहाल होके आए और फिर वो बहुत ज़्यादा क्या उनको कहना चाहिए कि बड़े गुस्सेले जज रहे और उनकी वजह से पीपल्स पार्टी को अपना एक वज़ीर आज़म भी कुर्बान करना पड़ा और उनकी ज़िद और अना की भेंट ये इस मुल्क की जमहूरियत चढ़ते चढ़ते रह गई थी। बहरहाल वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो हुक्मरानों की जजेस के ख़िलाफ़ साजिशें हैं और जो जजेस के साथ मिलकर या हुक्मरानों के साथ मिलकर जजेस की तरफ से सियासी मुखालफिन को सज़ाएँ देने का सिलसिला है, वो पाकिस्तान में नया नहीं है। लेकिन यार ये कहीं पर एंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लिहाजा उसको एंड करने के लिए मेरा ये मानना है कि इस पर एक फेयर कमीशन बनाना चाहिए और वो चीज़ों को सामने लेकर आए। और अगर जो बशीर मेमन साहब ने इल्ज़ामात आयद किए हैं अगर उनमें सच्चाई मौजूद है तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर की गर्दन फंसती है तो उसकी फंसे,
اگر بشیر میمن صاحب جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی گردن پھنسے، لیکن یار یہ مذاق بند کریں۔ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہاں پر آکسیجن جو ہے وہ ملنا مشکل ہو گئی ہے کرونا کی وجہ سے، اور ان کا دھیان کی طرف ہے یہ کیڑے پاسے پے نے، فلانے نو ٹا دیو، فلانے نو چک لو، اس کے خلاف یہ کر لے، یہ جج ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ہمیں جو ہے سیاستدان پسند نہیں ہے، جناب مریم نواز کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیں، دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیں۔ یہ کس قسم کے ہمارے حکمران ہیں اور کس قسم کی ہم حرکتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو لہٰذا میں مطلب پھر تھوڑا سا جذباتی ہونے کی طرف جا رہا ہوں، تو میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے صرف یہی کہوں گا کہ یہ اس پر انکوائری ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری کروائیں یا ہائی پاورڈ ایک انکوائری جو ہے وہ کروا لی جائے، وہ جی آئی ٹی ٹائپ جو ہوتی ہے، اور اس کی نگرانی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرز کا آدمی کرے، یا کوئی ایسا شخص کرے جس پر سب کو اعتماد ہو، تو پھر جا کے چیزوں کو کلیئر کیا جائے اور ٹائم فریم دیا جائے، مہینہ، 15 دن، 2 مہینے، تاکہ چیزوں کو بالکل کرسٹل کلیئر کیا جا سکے، اور جو بھی اس میں گناہ گار ہے وہ اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، پھر ہی مسئلہ مکنا جائے، ورنہ کام اینجی چلتا رہے گا، اور پاکستان جو ہے وہ اس کی ترقی کی راہیں مزید مسدود ہوتی جائیں گی، محدود ہوتی جائیں گی، اور یہ اب پاکستان مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی میرے خیالات تھے، اور جو میری اطلاعات تھی، اور جو بشیر میمن صاحب سے میری بات ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ لائک کیجئے گا، کومنٹس کیجئے گا، اور ڈیسینسی کے ساتھ کیجئے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔